नमस्कार दोस्तों, कठिन प्रश्नों की श्रृंखला के वॉल्यूम 3 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उन पर आधारित और आपके रीट में आए हुए कठिन प्रश्न। तो एक रोचक बात भी रहेगी कि आप इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पाते हो। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला सवाल है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि का कौन सा सिद्धांत उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। तो देखो, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जामिनर यहाँ तक पूछ रहा है, दो प्रश्नों को एक साथ लिंक कर रहा है, क्योंकि यहाँ तो बुद्धि की बात कर रहा है और यहाँ उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत की बात कर रहा है। तो एक बार आप जरा सोचें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए, फिर मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। तो पहला ऑप्शन है बहुखंड का सिद्धांत, दूसरा है मात्रा का सिद्धांत, तीसरा है दो खंड का सिद्धांत और चौथा है तीन खंड का सिद्धांत। तो ये तो हैं सारे बुद्धि के सिद्धांत। अब ये पूछ रहा है कि उद्दीपक प्रतिक्रिया सिद्धांत पर कौन सा आधारित है। तो हम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की बात करते हैं तो थॉर्नडाइक को पढ़ते हैं, और थॉर्नडाइक व्यवहारवादी हैं, व्यवहार की बात करते हैं। तो इनमें से हमें वो चूज करना है जो थॉर्नडाइक ने दिया है, या फिर वो सिद्धांत किस पर आधारित होना चाहिए, व्यवहारवादियों पर व्यवहार की बात होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा बहुखंड का सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया, और इस पर व्यवहार की भी बात होती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है। बौद्धिक परीक्षण आपका जो मानसिक चिंतन, तर्क, समस्या समाधान करने की क्षमता, ये सारी चीज़ें बौद्धिक परीक्षण में हम पढ़ते हैं। तो एक टीचर के दृष्टिकोण से, एक लर्नर के दृष्टिकोण से इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक सावधानी नहीं है। दो रीट 2018 का, जो काफ़ी दिखने में बड़ा है और इसी वजह से कुछ विद्यार्थी इसको हार्ड भी मानते हैं, लेकिन वो पढ़ेंगे तो उनका उत्तर भी निकलेगा। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, क्या यह बौद्धिक परीक्षण की एक सावधानी नहीं है। दूसरा है बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं कि छात्र की एक मुख्य विशेषता क्षमता की एक मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना। और चौथा है एक समग्र आईक्यू की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कि बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, संरचित बातचीत का एक इंटरेक्शन है। तो ये एक बुद्धि के बारे में, बुद्धि परीक्षण के बारे में एक कॉमन बात है। यहाँ पर कोई सावधानी की बात नहीं कर रहा, जबकि प्रश्न में तो ये पूछा है कि कौन सी इनमें से एक सावधानी नहीं है। तो बात करें यहाँ पर, देखो पहला ऑप्शन है, अगर इसको हम ढंग से पढ़ें तो ये एक बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में एक सावधानी है, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रहा है कि आईक्यू का जो लेवल है, आईक्यू लेवल के अनुसार, या मान लीजिए ऐसे मान लीजिए कि कोई टीचर क्लास में इंटर कर रहा है और वो इंटर करने से पहले ही ये सोच ले कि बच्चे तो पता नहीं कितने स्ट्रोंग हो गए, कितने इंटेलिजेंट्स हो गए, उनको मैं पढ़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार के जो नकारात्मक थॉट्स हैं, या ऐसे सोच ले कि बच्चे तो कितने डल हैं, क्या मैं जो समझा रहा हूँ वो समझेंगे। तो इस प्रकार के जो रूढ़िवादी, जो नकारात्मक थॉट्स हैं, उनसे बचना, ये एक बुद्धि परीक्षण की सावधानी है। तो नहीं है, वो हमें पूछा है तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और ऐसे ये दूसरे जो अन्य ऑप्शन है वो भी हैं। यहाँ पर भी देखिए तो क्षमता की एक मुख्य विशेषता है कि एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग न करना। तो यहाँ पर देखिए कि जिस विद्यार्थी के लिए आईक्यू परीक्षणों का उपयोग करना चाहिए, किसके लिए नहीं करना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें बौद्धिक परीक्षण में हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा कॉमन जो फैक्ट दे रखा है कि बुद्धि का एक व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है, ये कॉमन बात है, एक सिंपल सेंटेंस है बुद्धि के बारे में। तो ये कोई सावधानी की बात नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब था मित्रों ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि प्रश्न नंबर 3 है कि प्रत्यक्षात्मक चिंतन संबंधित है।
तो यहाँ पर देखो चिंतन वाले टॉपिक से है और पूछा है कि प्रत्यक्ष चिंतन की बात की है। तो देखें इनके पहले ऑप्शन की पूर्व निर्मित प्रत्ययों से, दूसरा है पूर्व अनुभवों पर आधारित वर्तमान की वस्तुओं से, और तीसरा है पूर्व अनुभवों पर आधारित भविष्य से, और चौथा है समस्या समाधान से। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। जो पूर्व अनुभव हैं उन पर आधारित की जो वर्तमान की वस्तुएं हैं जो हमारे सामने हैं उनकी बात कर रहा है, उनका जो चिंतन है वो कहलाता है प्रत्यक्ष चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन, एक ही बात है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भविष्य की जो बातें हैं, भविष्य का जो चिंतन है पूर्व अनुभवों पर, उनकी बात यहाँ पर नहीं होगी। वो जो बात होती है वो अमूर्त चिंतन में होती है। तो यहाँ पर प्रत्यक्षात्मक चिंतन की बात की है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न है रीट 2018 में पूछा कि फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम, जीवन की सत्यता, नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो ये किससे रिलेट करता है? परा अहम से, इदम से, अहम और परा अहम दोनों से, या फिर अहम से? तो जिस विद्यार्थी को ये पता है कि इच्छाओं की जननी क्या होती है, जितनी भी इच्छाएं होती हैं वो किस में होती हैं। अब यहाँ पर बात उसी की है। एक बच्चे का पेंसिल लेने का मन होता है और वो चुरा लेता है, उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं होता, सभी नियम उसके आगे फेल हैं, जीवन की जो सत्यता है वो भी वो इग्नोर कर रहा है, और नैतिकता यानी समाज क्या कहेगा उसकी भी अवहेलना कर रहा है, उसके तो जो मन में आया वो कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं इदम के अंदर, इदम, या फिर आप इसको इड कह सकते हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सा पूछा है कि तीव्र इच्छा उठने के साथ ही, तीव्र इच्छा का मतलब इच्छाओं की जो जन्म घर है उनकी बात कर रहा है, और सभी नियम उसके आगे फेल हैं, जीवन की सत्यता हो चाहे नैतिकता की अवहेलना हो। अगर मान लीजिए उसका मन चुराने का वो सोच ले, पहले ये सोच ले कि यार ये दुकानदार वाला क्या कहेगा, या फिर ये सोच ले कि ये समाज के लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, अगर ये सारी चिंताएं होती हैं तो वो अहम के अंदर जाएगा। और पराअहम में क्या होता है? पराअहम में बहुत ही सत्यवादी बात करता है, उसकी ये सोच लेता है कि नहीं, चोरी करना तो बहुत बुरी बात है, चोरी तो करनी ही नहीं चाहिए इंसान को। ये सारे की सारी चीज़ें पराअहम के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर द्वारा दी गई पुनर्बलन की संकल्पना थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए निम्नलिखित में से किस संकल्पना के समान है? फिर से दो प्रश्नों को एक साथ लिंक कर रहा है और पूछा है अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, या फिर तार्किकता का नियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, प्रभाव का नियम। और प्रभाव के नियम में भी हम यही पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम डेट घोषित होते ही परीक्षार्थियों की गति है वो तेज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से जो है गति बढ़ी है। तो सेम ऐसे ही इसमें बात की है। स्किनर का जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं उसमें भी व्यवहार किस रूप में मिलना चाहिए, अगर पुनर्बलन के रूप में मिले तो वो व्यवहार जल्दी करना सीख जाता है। तो यही इस प्रश्न में लिंक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। फर्स्ट ग्रेड 2020 में अभी ये प्रश्न पूछा है। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि किसी कार्य की वह सीमा जिस पर एक विद्यार्थी उस कार्य को स्वतंत्रता पूर्वक कर सकता है कहलाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, वास्तविक विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, और आपका आता है संज्ञानात्मक विकास का संज्ञानात्मक मानचित्र। तो चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये एक संज्ञानात्मक विकास जो है ये अलग कॉन्सेप्ट है। समीपस्थ विकास के क्षेत्र में भी हम नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है स्वतंत्रता पूर्वक की, लेकिन इसमें तो कुछ ही बातों की बात होती है, कुछ ही लोगों पर जो है विश्वास करता है या सहारा लेता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, वास्तविक विकास का क्षेत्र। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा, प्रश्न नंबर 6 का। अगला प्रश्न है सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा है 2013 में कि रुचि और अवधान में क्या संबंध है। रुचि से अवधान आता है, अवधान के बिना रुचि संभव नहीं है, अवधान कारण है और रुचि परिणाम है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, रुचि जो होती है वो जन्मजात भी होती है, अर्जित भी होती है, दोनों होती है। रुचि के कारण अवधान होता है, याद रखिएगा।
कभी भी अवधान के कारण रुचि नहीं होती, क्योंकि रुचि तो एक कारण है और अवधान क्या है, उसका परिणाम है। रुचि से अवधान आता है। आपको अगर रुचि है किसी चीज में, तब आप उस काम को शीघ्रता से करते हैं, मन लगाकर करते हैं, ध्यानपूर्वक करते हैं, तो वो चीज जो आपकी है वो क्या है, अवधान है। इसलिए याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब तो होना था फर्स्ट ऑप्शन की, रुचि से अवधान आता है। दूसरा गलत है, अवधान के बिना रुचि संभव नहीं है, ये गलत बात है, क्योंकि रुचि के बिना अवधान संभव नहीं है, ये चीज होनी थी। और तीसरा जो ऑप्शन है ये भी गलत है। यहाँ दे रखा है कि अवधान कारण है और रुचि परिणाम, नहीं। रुचि तो क्या है, कारण है, रीजन है, और उसका रिजल्ट क्या है, अवधान है। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है। प्रेरणा के बारे में बात की है, मोटिवेशन की बात की है। तो पहले तो ऑप्शन पढ़ेंगे ढंग से कि छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है, आगे की स्कूल के बारे में भावुक है, अगले वर्ष में क्या होगा, और अच्छा करना चाहता है, आगे के बारे में सोच रहा है और ये सोच रहा है कि मैं आगे अच्छा करूँगा, ठीक है। दूसरा पढ़ेंगे, छात्र ब सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा कार्य करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक को प्राप्त कर लेता है। ये इससे ठीक बात है, इन पर एक बार देखेंगे। फिर अगला ऑप्शन, छात्र स है, वह क्या पूरा करना चाहता है और अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है, क्या पूरा करना चाहता है, ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। चौथा है, छात्र द कड़ी मेहनत करता है और उसके शैक्षिक कार्य में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। एक द है, वो क्या कहती है, कड़ी मेहनत करती है, शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो सही अगर इनके ऑप्शन को अगर ढंग से पढ़ें तो हमें एक हमारे जहन में आती है वो गुड की परिभाषा कि अभी प्रेरणा क्या है। गुड ने बताई थी कि किसी काम को शुरू करना, उसे बनाए रखना और उसको किसी अच्छे या उपलब्धि के रूप में उसको तब्दील कर देना, ये हम गुड की परिभाषा में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सीधा सा लिंक कर रहा है ऑप्शन नंबर 2 के साथ कि छात्र अपने गणित वर्ग में कार्य करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित कर रखा है और प्रयास के साथ लगातार बना भी रहता है और उच्चतम अंक हासिल भी करता है। तो यहाँ पर इस के ऑप्शन में जो सेकंड वाला ऑप्शन है, इसमें कहीं ना कहीं क्या है, प्रेरणा का भाव है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब रहेगा। ये रीट 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न एक डेफिनेशन है जो बार बार पूछी गई है, पीटीआई के एग्जाम में 2 बार पूछी जा चुकी है, इसके अलावा थर्ड ग्रेड में भी ये पूछी हुई है कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा किसने दी है, जॉनसन ने, गुड ने, बनार्ड ने, या फिर नन ऑफ दीज। तो देखो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, गुड तो होगा ही नहीं, हमने अभी पढ़ी है गुड की परिभाषा, किसी काम को शुरू करना, बनाए रखना और उसे लंबे समय तक हम उसको एक अच्छे कार्य के रूप में, अच्छी उपलब्धि के रूप में उसको तब्दील करना। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है, जॉनसन की है। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। चलिए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। यांत्रिक स्मृति का संबंध है आदत के नियम से, दूसरा है निरंतरता के नियम से, तीसरा है परस्पर संबंध से और चौथा है रुचि के नियम से। तो इसका सही जवाब होगा यांत्रिक स्मृति की। अगर मैं बात करते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि किसी आदत एक ऐसा व्यवहार होता है जिसको अगर बार बार करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक यंत्रवत हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें एक मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में हम पढ़ते भी हैं, आदत के नियम से है। और एक कथन भी मेरे दिमाग में आ रहा है आदत से संबंधित मनोविज्ञान का है कि ड्राइडेन का कथन है वो कि पहले हम आदतों का निर्माण करते हैं और फिर आदतें हमारा निर्माण करती हैं। तो ये कथन भी याद रखिएगा। इसके साथ ही ये हमारे 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे वॉल्यूम 4 के साथ, फिर नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।